हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी आरनो से। एनसीईआरटी की क्लास +2 के लिए आपका जो टर्म सेकंड का हमारा टॉपिक था इकोनॉमिक्स की बुक में से प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, इसकी हम आज वीडियो है जो पार्ट 4 लेके आए हैं। 3 पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के हम अपलोड कर चुके हैं। आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसको देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आप उसका बेसिक्स है जो वो क्लियर नहीं करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक इस लेसन में से रहने वाला है वो आपका है कि जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन है उसके इम्प्लीकेशन, कि जब भी किसी कंट्री के अंदर आपकी एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कि उसके साथ कंट्री के ऊपर आपका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक्सेस डिमांड की कंडीशन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है वो आपकी सप्लाई से ज़्यादा होती है, और इसके लिए मैंने आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बताई थी कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसको डोनेट करते हैं हम एग्रीगेट डिमांड एट दी प्लान्ड, और जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई होती है उसको डोनेट करते हैं हम डायग्राम के अंदर एग्रीगेट डिमांड एट दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और एक बात आपको ध्यान में सबसे इम्पॉर्टेंट ये रखनी है कि जो एक्सेस डिमांड होती है इसके अंदर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो चुके हैं, आप रिसोर्सेज का और यूज़ नहीं कर सकते। जितने भी आपके जो कंट्री के रिसोर्स ने वो यूटिलाइज हो चुके हैं फुली, मतलब आपकी कंट्री के अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने की कोई भी कैपेसिटी नहीं बची। आपके जितने भी रिसोर्सेज थे वो आपने फुली यूटिलाइज्ड कर लिए। तो ये 3 बातों को ध्यान में रख के आपको इसके इम्प्लीकेशंस हैं जो वो समझने हैं। तो इम्प्लीकेशंस के अंदर सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जब भी एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट होती है तो उसके साथ कंट्री के अंदर जो पहला इम्पैक्ट पड़ेगा वो होगा इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, उसके अंदर एक गैप आ जाएगा। अब गैप कैसे आएगा उसको आप डायग्राम से समझिए। आपको ये डायग्राम भी पेपर में पूछा जा सकता है कि आप इन्फ्लेशनरी गैप को एक डायग्राम के ज़रिए शो करिए। तो ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई की कर्व है, और यहाँ से हमारा वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, और इसी के साथ आपकी इनकम, क्योंकि मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई है और आपकी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है। अब यहाँ से जो मेरी फर्स्ट कर्व बनेगी वो आपकी कर्व होगी एग्रीगेट डिमांड फर्स्ट कर्व, और जो आपकी ये सेकंड होगी वो होगी एग्रीगेट डिमांड सेकंड कर्व। अब इसके अंदर एक्सेस डिमांड के अंदर आपको पता है कि जो लोगों ने खर्चा करने की प्लानिंग की है वो ज़्यादा की है, जबकि प्रोड्यूसर ने जो एम्प्लॉयमेंट दिया लोगों को वो कम दिया है। तो प्रोड्यूसर की प्लानिंग कम है, जबकि आपकी हाउस होल्ड की जो प्लानिंग है वो खर्चा करने की ज़्यादा है। अब हाउस होल्ड को जितना रोज़गार मिला वो उससे ज़्यादा पैसा क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो इसके साथ आपकी ये कंडीशन बनेगी। ये हो गया आपका क्यू पॉइंट, और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया, ये आपका Q1 है। तो इन दोनों के बीच में जो आपको ये गैप नज़र आ रहा है Q1 से लेके Q तक, इसी गैप को हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं आपका इन्फ्लेशनरी गैप। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, और जो ये आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है ये वाली ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर एक्सेस डिमांड। यानी कि इतनी डिमांड उन्होंने ज़्यादा क्रिएट कर दी, और इतनी डिमांड ज़्यादा करने के कारण ही इन दोनों के बीच में एक गैप आ गया, और इस गैप को हम बोलेंगे आपका इन्फ्लेशनरी गैप। यही गैप आपका क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप। तो आप इसको ऐसे डायग्राम के अंदर शो करके दिखाएंगे इन्फ्लेशनरी गैप को। आगे इसकी हम एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन देखें तो एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन के अंदर आपका जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसको कैलकुलेट कैसे करना आपने। यहाँ से देखिए ओ से लेके Q तक है, ये जो आपकी है ये हाउस होल्ड की डिमांड है, और जो ओ से लेके Q1 तक की डिमांड क्रिएट करी है वो प्रोड्यूसर ने करी है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आपका इन्फ्लेशन है। अब जो ओ से लेके Q तक की डिमांड है ये क्रिएट करी है किसने, हाउस होल्ड ने। तो इसका आप डायग्राम देखोगे कहाँ तक जा रहा है, ADP के साथ। तो आप एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड, अब इसमें से माइनस कौन सी करनी है आपने, ओ से लेके Q1 तक। तो OQ1 हमने माइनस करनी है, जबकि OQ1 कहाँ तक जा रहा है आपका, सिर्फ एग्रीगेट फुल तक। तो इसमें से हम एग्रीगेट डिमांड एट दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल माइनस कर देंगे,
तो ये आपका बनेगा इन्फ्लेशनरी गैप का एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट पॉइंट है जो वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसका जो सेकंड इम्प्लीकेशन है वो है आपका कि इस केस के अंदर आपकी जो जीडीपी है वो कांस्टेंट रहती है। आप जब भी किसी कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट होगी तो उससे जीडीपी आपकी नहीं बढ़ सकती। अब यहाँ से मैंने आपको स्टार्टिंग से एक पॉइंट बताया था कि जब भी एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट होती है तो आपके रिसोर्स क्या हो चुके हैं, फुली यूटिलाइज हो चुके हैं। यानी कि आपके पास अब किसी प्रकार का भी रिसोर्स नहीं बचा जिससे आप अपनी कंट्री की क्या बढ़ा सकते हो, जीडीपी। अब जीडीपी बढ़ाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, रिसोर्स। लेकिन आपको पता है कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन के अंदर आपके रिसोर्स है जो वो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। जब आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए कोई रिसोर्स ही नहीं बचा तो आप जीडीपी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जीडीपी इस केस में आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपको ये पता है कि जो जीडीपी होती है वो आपकी किससे इक्वल होती है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो इसमें प्राइस तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस बढ़ाने के साथ तो आपको प्राइस तो पहले ही बढ़ा हुआ है। इसके अंदर आपकी नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ सकती है लेकिन रियल जीडीपी नहीं बढ़ सकती। रियल जीडीपी तब बढ़ती है जब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। लेकिन आपको पता है कि जो आपकी क्वांटिटी है वो आप इंक्रीज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके रिसोर्स पहले यूज़ हो चुके हैं। इसीलिए जब इसके अंदर आपकी क्वांटिटी ही इंक्रीज़ नहीं हो सकती तो आप जीडीपी कैसे बढ़ा सकते हो। तो इस केस में आपकी रियल जीडीपी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये था इसका आपका सेकंड इम्प्लीकेशन। अब तीसरा आता है आपको वेज प्राइस स्पाइरल, या आप इसको प्राइस वेज स्पाइरल भी बोल सकते हैं। तो ये आपको शॉर्ट नोट के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेज प्राइस स्पाइरल का इफ़ेक्ट क्या होता है। अब यहाँ से देखिए, ये आपको क्वेश्चन ना एक एनसीईआरटी के अंदर ऐसे भी आ सकता है, थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड। ये आपको थोड़ी स्टेटमेंट लिख के दे देगा। तो वो ऐसे लिखेगा कि एक्सेस डिमांड, इन एक्सेस डिमांड प्राइस कैचेस वेजेस एंड वेजेस कैचेस प्राइस, एक्सप्लेन हाउ। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन है उसके अंदर जो प्राइस है वो वेजेस को कैच करती है और वेजेस है जो प्राइस को कैच करती है। लेकिन वो कैसे कैच करती है आपको ऐसे स्टेटमेंट पेपर के अंदर दी आ सकती है। तो इसलिए आप इसको कंफ्यूज मत होना। ये आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाट इज़ ए वेज प्राइस स्पाइरल। अब स्पाइरल का भी मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ से पॉइंट से हमने ऐसे स्प्रिंग चलाया तो ये लगातार इसका जो एरिया वो बढ़ता जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं। अब इसका हमारी इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है। अब एक्सेस डिमांड की कंडीशन के अंदर आपको पता है कि जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होता है, प्राइस इंक्रीज़ होने से हर एक व्यक्ति की जो रियल इनकम है ना वो कम हो जाती है। अब रियल इनकम का मतलब क्या होता है, देखिए रियल इनकम का मतलब ये होता है कि जितनी आपकी इनकम पहले थी आज भी आपकी उतनी ही इनकम है, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण ना आप उन्हीं पैसों में पहले से कम चीज़ें खरीद पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि जैसे महंगाई होगी आपके पास इनकम तो कांस्टेंट है, आपकी इनकम बढ़ी नहीं। इनकम इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं सकता, एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज हो चुके हैं, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपकी रियल इनकम कम होगी। अब रियल इनकम कम होगी क्योंकि आपके पास प्राइस बढ़ चुके हैं जबकि आपकी इनकम कांस्टेंट है। तो आप उतने ही पैसे में अब उतनी गुड्स एंड सर्विस को एंजॉय नहीं कर सकते जितनी आप पहले कर रहे थे, आपको कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना होगा। तो जैसे ही रियल इनकम कम होती है तो जो लेबर है वो अपने मालिक से या अपने ऑनर से या एंटरप्रेन्योर से इस बात की डिमांड करती है कि हमारी इनकम इंक्रीज़ करो, या आप ये कह सकते हो कि वो ये डिमांड करते हैं कि उनकी वेजेस क्या की जाए, इंक्रीज़ की जाए। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो लेबर की इस बात को समझते हुए ना उनकी वेजेस को इंक्रीज़ कर देता है। अब वेजेस इंक्रीज़ होगी, अब वेजेस इंक्रीज़ होने से जो प्रोड्यूसर है उसको खर्चा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि अब जो लेबर है वो महंगी हो चुकी है। तो लेबर महंगी होने के कारण कंट्री के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अब प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है तो प्रोड्यूसर अपनी तरफ से तो पैसा देगा नहीं, तो वो क्या करता है
उस चीज़ का एमआरपी रेट बढ़ा देगा। जितना उसने लेबर को एक्स्ट्रा पैसा दिया उतना ही उसका वो एमआरपी इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि उसकी जो प्राइस है वो बढ़ा देता है। अब जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ते सार ही लोगों की दोबारा से फिर जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे चीज़ें महंगी होंगी तो लोग कम खरीद पाएंगे। जैसे ही कम खरीद पाएंगे तो दोबारा फिर से वो अपनी वेजिस को बढ़ाने की बात करेंगे, तो उनकी वेजिस बढ़ जाएंगी। अब वेजिस बढ़ेंगी तो दोबारा से फिर आपको पता है कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, आपकी प्राइस बढ़ा देगा। तो ये स्पाइरल ऐसे चलता रहेगा और ये एक टाइम पे जाके एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जिसके अंदर हमारी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब कि जब तक इन दोनों का कंपटीशन चलता रहेगा, मज़दूर लगातार ये बोलेगा कि मेरी वेजिस बढ़ाते रहो और प्रोड्यूसर लगातार उस वेजिस का खर्चा निकालने के लिए प्राइस को इंक्रीज़ करता रहेगा। दोनों का कंपटीशन चल पड़ता है और चलते चलते एक टाइम पर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो प्राइस होती हैं वो कंट्री के अंदर कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और ये स्पाइरल ऐसे घूमता रहता है। इसका महंगाई का जो एरिया है वो लगातार क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। इसी को हम बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल इफ़ेक्ट इन द एक्सेस डिमांड कंडीशन। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट, अब लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर ने जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था कि उसको इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसका प्रॉफिट का कुछ पार्ट उसको लॉस हो जाता है। जैसे किसी प्रोड्यूसर को मान लो कि ये एक्सपेक्टेशन है कि वो 20% क्या करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा, लेकिन उसी समय कंट्री के अंदर प्राइस बढ़ गए, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेस डिमांड के अंदर कौन सा गैप आ जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप। तो जैसे ही इन्फ्लेशनरी गैप आएगा तो प्रोड्यूसर ने जो सोचा हुआ था कि उसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे और मार्केट के अंदर वो 20% प्रॉफिट गेन करेगा, लेकिन होता क्या है कि जैसे महंगाई बढ़ती है तो उसके प्रोडक्ट्स की सेल कम हो जाती है, क्वांटिटी कम बेच पाता है। तो जहाँ उसको प्रॉफिट 20% होना था वो कहाँ पर आ गया, 10% पर। यानी कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट थे वो 20 थे, लेकिन जो एक्चुअल में हो रहे हैं वो 10 है। तो उसके प्रॉफिट कहें 10% उसका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रॉफिट ऑफ लॉस का मतलब कि जितना प्रोड्यूसर ने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था उसमें से उसको प्रॉफिट क्या हुआ, कम हुआ। तो इसके 10% प्रॉफिट का लॉस हो गया और इसी को हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये आपके 4 पॉइंट है, इन्फ्लेशनरी गैप, जीडीपी कांस्टेंट, वेज प्राइस स्पाइरल, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये आपकी एक्सेस डिमांड की इम्प्लीकेशंस है। अब बात आती है डेफिसिट डिमांड की इम्प्लीकेशंस की, कि जब कंट्री के अंदर डेफिसिट डिमांड होती है, डेफिसिट डिमांड का मतलब डिमांड आपकी कम है और आपकी कंट्री के अंदर सप्लाई ज़्यादा है। तो इससे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो अपना प्रोड्यूसर है उसके पास स्टॉक इकट्ठे हो जाएंगे, अनवांटेड स्टॉक, क्योंकि उसने सप्लाई ज़्यादा तैयार कर रखा है, सामान विश टू प्रोड्यूस ज़्यादा है लेकिन लोग डिमांड कम कर रहे हैं। तो इसके साथ प्रोड्यूसर के पास जो अनवांटेड स्टॉक्स हैं, अनडिज़ायर स्टॉक्स भी लिख सकते हो आप इसको, कि इसके साथ कंज्यूमर जब सामान कम खरीदेगा तो उसके साथ ही जो हमारा प्रोड्यूसर है उसके पास अनडिज़ायर स्टॉक्स है जो वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो पहला इफेक्ट तो ये पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि जब कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होगा तो इससे हमारा प्रोडक्शन का लेवल कम हो जाएगा, और जैसे ही आपका प्रोडक्शन का लेवल कम होगा तो आपकी जो जीडीपी है वो फॉल कर जाएगी, मतलब कि कम हो जाएगी, क्योंकि लोग, आपको पता है कि मार्केट के अंदर गुड्स नहीं खरीद रहे। जब गुड्स एंड सर्विस नहीं परचेज़ कर रहे तो आपकी प्रोडक्शन लो हो जाएगी, और जैसे ही प्रोडक्शन लो होगी तो जीडीपी डाउन आ जाती है, और जैसे ही आपकी जीडीपी डाउन आएगी तो आपका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लोगों को अब इतना रोज़गार नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी जीडीपी डाउन चल रही है, तो लोगों को काम नहीं मिलेगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर, रिसेशन आया हुआ है। अब इसके साथ आपका जो चौथा इम्पैक्ट पड़ेगा इसके साथ एम्प्लॉयमेंट, वो आएगा आपका डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप को आप डायग्राम के अंदर शो करेंगे कि डिफ्लेशनरी गैप कैसे बनता है। देखिए, ये आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, सॉरी सप्लाई का, और ये आपकी एग्रीगेट डिमांड 1 और जो एग्रीगेट डिमांड 2। अब यहाँ से आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड ये होती है जो प्लान्ड होती है, और ये वाली होती है आपकी फुल। तो इसके अंदर लोगों की प्लानिंग खर्चा करने की कम है, जबकि प्रोड्यूसर की प्लानिंग खर्चा करने की ज़्यादा है। यानी कि ये हो गया आपका विश टू प्रोड्यूस, जितनी चीज़ें आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है
और ये आपका आ गया विश टू बाय, जितनी चीज़ें लोग ख़रीदना चाहते हैं। अब ये वाला गैप आपका जो इस बार का गैप है ये आपका डिफ्लेशनरी गैप, अपना वो डेफिसिट डिमांड है। और जो मैंने यहाँ से क्यू लिखा और ये Q1 लिखा और यहाँ से O लिखा। अब O से लेके क्यू तक तो लोगों को काम मिला, लोगों को इनकम जनरेट हुई O क्यू के इक्वल, लेकिन लोग उसमें से खर्च कितनी कर रहे हैं O से लेके Q1 तक, ये उनका एक्सपेंडिचर है। तो ये आपका Q और Q1 का जो गैप है इसी को आप क्या बोलोगे, डिफ्लेशनरी गैप। बस फ़र्क कुछ नहीं है ज़्यादा। आप देखोगे लास्ट वाले डायग्राम में हमने फुल को नीचे लिखा था और प्लान को ऊपर लिखा था। तो पहले ये गैप था जो वो आपका इन्फ्लेशनरी गैप था, इस बार कौन सा डिफ्लेशनरी गैप है। बस आपको जो ये क्यू पॉइंट पे पहले आप क्या शो कर रहे थे, एग्रीगेट्स प्लान्ड, अब क्या शो कर रहे हो आप इसके अंदर फुल, जबकि जो पहले Q1 था उसके अंदर आप फुल शो कर रहे थे, इस बार आप Q1 पे क्या शो कर रहे हो, प्लान्ड। तो इसी गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप।